यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के रूल्स में काफी बदलाव आ रहे हैं। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव या CSRD इस बदलते हुए फ्रेमवर्क का सेंटर है। इस डायरेक्टिव में एक नया अमेंडमेंट अप्रैल 2025 में प्रपोज किया गया था। इन बदलावों का एम है यूरोपियन यूनियन की ओन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिपोर्टिंग प्रोसेस को बेहतर बनाना। यूरोपियन कमीशन इस अमेंडमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन रेगुलेशंस को यूरोपियन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स या ESRS के नाम से जाना जाता है। ये मॉडिफिकेशंस कंपनीज को न्यू सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को समझने और उन पर काम करने में सपोर्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इन प्रपोज्ड चेंजेस के अलग अलग पहलुओं पर बात करेंगे। हम नई रिपोर्टिंग टाइमलाइंस को देखेंगे। खास तौर पर देखा जाएगा कि स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस या SMEs पर इसका क्या असर पड़ता है। बिजनेसेस पर एडमिनिस्ट्रेटिव लोड कम करना एक बड़ा रीजन है इसके पीछे। इन चीजों को समझना पूरा इंपैक्ट समझने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब इन बदलावों के स्पेसिफिक डिटेल्स में जाते हैं। CSRD में अभी जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं उसके पीछे कई सॉलिड रीजंस हैं। मेन एम है रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन, यानी रूल्स को समझने और फॉलो करने में आसान बनाना। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन्स कम करना खासकर छोटी कंपनीज के लिए जरूरी है। मारियो ड्रागी और बुडापेस्ट डिक्लेरेशन जैसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स ने इन बदलावों को शेप किया है। इन डॉक्यूमेंट्स में यूरोपियन कॉम्पिटिटिवनेस को बेहतर रेगुलेशंस के जरिए बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया। यूरोपियन कमीशन का एम है कि मिड 2025 तक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को कम से कम 25% तक कम कर दिया जाए। यह गोल दिखाता है कि रिपोर्टिंग लैंडस्केप को ज्यादा मैनेजेबल बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर इंक्लूजन्स के लिए एम्प्लॉय थ्रेशहोल्ड्स बढ़ा दिए जाते हैं तो कुछ कंपनीज जल्द ही एक्सेम्प्टेड हो सकती है। यह अमेंडमेंट एडजस्टमेंट के लिए एक जरूरी इंटरिम पीरियड देता है। यह अजीब होगा अगर इन कंपनीज से फाइनेंशियल ईयर्स 2025 और 2026 के लिए एडिशनल न्यू रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन अडॉप्ट करने को कहा जाए, जबकि वो जल्द ही स्कोप से बाहर हो सकती है। वेव 1 अंडरटेकिंग्स, जो आमतौर पर बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उन पर तुरंत ध्यान दिया जा रहा है। ये कंपनीज 500 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है। ओरिजिनल CSRD शेड्यूल के मुताबिक उन्हें अपनी पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स 2025 में सबमिट करनी है। नया प्रपोज्ड डेलीगेटेड एक्ट इन कंपनीज के पहले साल के ESRS रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को फ्रीज कर देता है। इससे स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है। वेव 1 कंपनीज के लिए एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स 2 साल के लिए पोस्टपोन कर दिए गए हैं। ये डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए मैंडेटरी हो जाएंगे। इस एडजस्टमेंट से कई डिस्क्लोजर्स के लिए एक लंबा फेज इन पीरियड मिल जाता है। शुरू में बहुत सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स पर 1 साल का फेज इन था। अब यह 3 साल का फेज इन पीरियड बन गया है। इससे कंपनीज को अपने सिस्टम्स तैयार करने और जरूरी डेटा इकट्ठा करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। यह एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम फाइनेंशियल ईयर्स 2024, 2025 और 2026 को कवर करता है। कई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इन नए पोस्टपोनमेंट मेजर्स के अंडर आते हैं। वेव 1 कंपनीज जिनके पास 750 तक एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए स्कोप 3 ग्रीन हाउस गैस एमिशंस पर रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट पोस्टपोन कर दी गई है। टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस या ESRS E16 की रिपोर्टिंग भी टाल दी गई है। बायोडायवर्सिटी से जुड़ी इंफॉर्मेशन, जैसा कि ESRS E4 में बताया गया है, उसके टाइमलाइन में भी काफी एडजस्टमेंट्स हुए हैं। 750 तक एम्प्लॉइज वाली कंपनीज पहले 3 साल तक ESRS E4 के अंडर सारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स को छोड़ सकती है। सभी वेव 1 कंपनीज को कुछ एंटीसिपेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट्स के मामले में ज्यादा टाइम मिलेगा। इसमें बायोडायवर्सिटी, इकोसिस्टम रिलेटेड रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज से होने वाले इंपैक्ट्स शामिल हैं। पॉल्यूशन, वाटर और मरीन रिसोर्सेज और रिसोर्स यूज पर डिस्क्लोजर्स भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग डायरेक्टिव को कई अलग अलग एप्लीकेशन वेव्स के साथ डिजाइन किया गया था। वेव 2 में शुरू में वो बड़ी अंडरटेकिंग्स आती थी जो वेव 1 में नहीं थी। उनका पहला रिपोर्टिंग पीरियड 2026 के लिए शेड्यूल था, जो 2025 फाइनेंशियल ईयर को कवर करता। लेकिन अब इस टाइमलाइन में बदलाव हो सकता है। यह स्टॉप द क्लॉक प्रपोजल वेव 2
और वेव 3 की कंपनीज को इंपैक्ट करेगा। यह प्रपोजल एक बड़ा डिले लाता है, CSRD रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को 2 साल के लिए पोस्टपोन करते हुए। वेव 3 कंपनीज में ज्यादातर लिस्टेड SMEs और छोटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आती हैं। ओरिजिनल CSRD टाइमलाइन के हिसाब से इन एंटिटीज को 2027 में रिपोर्टिंग शुरू करनी थी। स्टॉप दी क्लॉक प्रपोजल के नतीजे में इन कंपनीज को भी 2 साल की छूट मिलेगी। फोर्थ वेव में कुछ नॉन EU अंडरटेकिंग्स शामिल हैं जिनकी EU में काफी ऑपरेशंस है। उनकी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस 2029 में शुरू होने वाली हैं, जो 2028 फाइनेंशियल ईयर को कवर करेंगी। वेव 1 के लिए इमीडिएट पोस्टपोनमेंट्स के अलावा CSRD लैंडस्केप में और भी बड़े चेंजेस प्रपोज किए गए हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव है ऑमनिबस सिंप्लीफिकेशन पैकेज, जो फरवरी 2025 में अनाउंस किया गया था। इस पैकेज का एम है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को काफी हद तक सिंप्लीफाई करना। एक इंपैक्टफुल प्रपोजल CSRD के स्कोप को बदल सकता है, जिससे यह सिर्फ बहुत बड़ी अंडरटेकिंग्स पर ही लागू होगा। मैंडेटरी रिपोर्टिंग के लिए नया थ्रेशहोल्ड उन कंपनीज के लिए होगा जो 1000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है। इस चेंज से CSRD के अंडर आने वाली अंडरटेकिंग्स की संख्या लगभग 80% तक कम हो सकती है। इस पैकेज में ESRS के पहले सेट को रिवाइज और सिंप्लीफाई करने का कमिटमेंट भी शामिल है। प्लान रिवीजन का एम है इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स की संख्या कम करना और मटेरियलिटी पर ज्यादा क्लियर गाइडेंस देना। उम्मीद है कि ये रिवाइज्ड स्टैंडर्ड्स जल्दी अडॉप्ट कर लिए जाएंगे, ताकि जब तक ज्यादा कंपनीज अपनी रिपोर्टिंग शुरू करें, यह तैयार हो। हाल ही के CSRD अमेंडमेंट्स का एक मेन फोकस SMEs पर पड़ने वाला इंपैक्ट है। छोटे बिजनेसेस पर रेगुलेटरी बर्डन कम करने का साफ इरादा है। लिस्टेड SMEs जो वेव 3 में आती हैं, उन्हें अपनी रिपोर्टिंग ड्यूटीज में 2 साल की देरी का फायदा मिलेगा। CSRD के स्कोप में पोटेंशियल चेंज से कई SMEs रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन से एक्सेम्प्ट हो सकती है। इससे SMEs अपने कोर बिजनेस एक्टिविटीज और ग्रोथ पर कंसंट्रेट कर पाएंगी। जो SMEs स्कोप के अंदर रहेंगी, उनके लिए भी ESRS का प्लान सिंप्लीफिकेशन फायदेमंद होगा। ये सिंप्लीकेशंस SMEs को उनकी सस्टेनेबिलिटी जर्नी में सपोर्ट करती है, इसे ज्यादा मैनेजेबल और मीनिंगफुल बनाते हुए। ये फेज्ड अप्रोचेस और पोस्टपोनमेंट्स कई फायदे देते हैं। कंपनीज को अडेप्ट करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, लेकिन अलग अलग टाइम पर इंप्लीमेंटेशन से लॉन्ग टर्म चैलेंजेस आ सकते हैं, खासकर डेटा कंपैरिजन और बेंचमार्किंग में। जब अलग अलग कंपनीज अलग अलग टाइम पर अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अंडर रिपोर्ट करती हैं, तो कंसिस्टेंट डेटा कंपैरेबिलिटी मुश्किल हो जाती है। इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स डिसीजन मेकिंग के लिए कंसिस्टेंट सस्टेनेबिलिटी डेटा पर डिपेंड करते हैं। आसानी से कंपेयर न कर पाने की वजह से इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी पर असर पड़ सकता है। हालांकि सिंप्लीफिकेशन अच्छी बात है, लेकिन रोबस्ट कंपैरेबिलिटी हासिल करने में टाइम और बेहतरी की जरूरत होगी। अप्रैल 2025 का प्रोपोज्ड ड्राफ्ट डेलीगेटेड एक्ट जो CSRD को अमेंड कर रहा है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि EU की रेगुलेटरी बॉडीज बिजनेस कम्युनिटी के फीडबैक को सुन रही हैं। इन बदलावों का एम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को ज्यादा मैनेजेबल और प्रैक्टिकल बनाना है। ये अमेंडमेंट्स कई अंडरटेकिंग्स को जरूरी राहत की सांस देते हैं। वेव 1 कंपनीज को ESRS इंप्लीमेंट करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है। वेव्स 2 और 3 की कंपनीज को अपनी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस में 2 साल का डिले मिलता है। SMEs पर खास फोकस रहा है। उनका रिपोर्टिंग बर्डन कम करने के लिए मेजर्स लिए गए हैं। गोल यह है कि सॉलिड सस्टेनेबिलिटी डेटा बनाने और बिजनेसेस को सपोर्ट करने के बीच एक बैलेंस बनाया जाए। कॉम्प्रिहेंसिव सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का रास्ता डेवलप हो रहा है। इन बदलावों का एम है कि यह सफर सभी इन्वॉल्व्ड बिजनेसेस के लिए आसान और अचीवेबल हो।